गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर के यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं अंकिता, आपको फिजिक्स पढ़ाती हूं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फिजिक्स जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये है बीएससी थर्ड सेमेस्टर का फिजिक्स। ठीक है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हमने पार्ट ए सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है और ये हमारा पार्ट बी है। ठीक है, तो पार्ट बी जो है हमारा जो स्टार्ट होता है वो ऑप्टिक्स होता है। कौन सा होता है? ऑप्टिक्स। फिजिक्स का एक और पार्ट होता है जिसमें ऑप्टिक्स ही आपको समझ जाना चाहिए, जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, इंटरफियरेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मुख्यतः बात करें तो हम फोटॉन्स या लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइट क्या क्या करता है या लाइट का कैसे इंटरफियरेंस होता है, कैसे स्प्लिट होता है लाइट, उसकी सारी क्रियाओं को पढ़ते जाएंगे और उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स के नाम भी हैं अलग अलग, तो उनके बारे में हम डेरिवेशन देखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप पार्ट ए का जितना भी लेक्चर है आपने अटेंड किया होगा और आपको पूरी तरह से समझ में भी आया होगा। ठीक है, पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है, तो अभी तक अगर आपने बैच नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपका एक भी लेक्चर छूट जाता है तो आप यहाँ से रिलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि जैसे कि मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था फ्रेस्नेल जो रिफ्लेक्शन है। ठीक है, फ्रेस्नेल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ाया था, तो वो लाइट से ही जुड़ा है। यानी जो पार्ट ए का जो फोर्थ वाला यूनिट है वो पार्ट बी से कंप्लीटली क्या होता है, थोड़ा सा रिलेट करता है। ठीक है, कंप्लीटली रिलेट करता है क्योंकि हम वहीं से कुछ चीजें उठाएंगे। ठीक है, बात करते हैं इंटरफियरेंस की। तो इंटरफियरेंस जो है ये हमारा यूनिट फर्स्ट है पार्ट बी का। इसको हिंदी में कहते हैं व्यतिकरण। क्या कहते हैं? व्यतिकरण। ठीक है, तो इंटरफियरेंस में जो हम पढ़ेंगे उसमें आएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, न्यूटन रिंग्स पढ़ेंगे, बाई प्रिज्म पढ़ेंगे, फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ द वेव फ्रंट। ठीक है, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। फेज डिफरेंस पढ़ना है, पाथ डिफरेंस पढ़ना है जिसको हम कहते हैं कालांतर और पथांतर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिवीजन ऑफ आपका एम्पलीट्यूड है, इसमें आपका न्यूटन रिंग जो है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जो भी हमको पढ़ना है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इंटरफियरेंस जो होता है उसको क्या कहते हैं हम? व्यतिकरण। क्या कहते हैं? व्यतिकरण। ये कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस है, लेकिन उससे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल से इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। इंटरफियरेंस, ठीक है, जिसको मैं हिंदी में क्या कहते हैं? व्यतिकरण। इज इट क्लियर? अब बात समझो, मैं पहले समझाती हूँ उसके बाद इसको लिखवाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे। मान लो ये क्या है? कोई वेव है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है और कोई और वेव है जो क्या हो रहा है कि यहां से चल रहा है। ठीक है, अभी इसमें अगर हम देखें तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ये आपके लीनियर लाइन है जिस पे ये वेव ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब इस वेव में हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, ध्यान से देखना, आप इसको ले लो 0, ये टाइम है। ये क्या है? टाइम है। ठीक है, ये हो गया हमारा पाई और ये हो गया 2 पाई और ये हो गया 3 पाई और ये हो गया हमारा 4 पाई। इज इट क्लियर? इसमें देखो ये हो गया हमारा 0। ठीक है, चूंकि अगर मैं यहां से लेके चलू, ये 0 है ना, यहाँ पे टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, एक सेकेंड, जरा जरा सा रुकना। ठीक है, अभी देखो ये जो हमारा होगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा पाई और यहाँ पे होगा हमारा 2 पाई, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। ये हो गया 3 पाई और ये हो गया हमारा 4 पाई। इज इट क्लियर?
अच्छा ये बताओ, पाई और जीरो के बीच में जो है वो क्या होगा हमारा, पाई बाई टू। पाई और टू पाई के बीच में जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, थ्री पाई बाई टू। इनके बीच में जो होगा वो क्या होगा, फाइव पाई बाई टू। और इनके बीच में जो आएगा वो होगा सेवन पाई बाई। ठीक है, यानी जो इसका क्रस्ट है, क्रस्ट ऊपर वाले को कहते हैं, ठीक है, जो इसका क्रस्ट है और नीचे वाला ट्रफ है ये वाला, ठीक है, इसका क्रस्ट हाफ है। यानी जीरो टाइम में ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया हाफ पे, क्या आ गया, हाफ पे, यानी पाई बाई टू पे। और ये कितना हो गया, पाई हो गया। अभी इज इट क्लियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री पाई बाई टू, और ये हो गया हमारा फाइव पाई बाई टू, और ये हो गया हमारा सेवन पाई बाई टू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यानी आप कह सकते हो कि टाइम इज इक्वल्स टू जीरो पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मैक्सिमम इसका वेव है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, टाइम इज इक्वल्स टू जीरो पे जो मैक्सिमम है उसका क्या है, पाई बाई टू है। क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे ये वाला इसका मैक्सिमम है, ये टी टाइम मान लो जीरो है, ये कुछ टाइम बाद यहाँ हमको मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है वो पाई बाई टू पे मिल रहा है, और इसका मैक्सिमम टाइम जो मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है, यहाँ पे जीरो पे मिल रहा है। समझ में आ रहा है। अब इसको क्या कहते हैं, जो इंटरफेरेंस है, समझो ध्यान से। सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर सेम डायरेक्शन में घूम रही है, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव या लाइट अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो वो बहुत सारे इंटरफेरेंस बनाएगी। ठीक है, बहुत सारे इंटरफेरेंस बनाएगी, जिसमें से कुछ क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगा, और कुछ क्या होगा, मिनिमम वैल्यू दिखाएगा। जो मैक्सिमम वैल्यू दिखाता है, ठीक है, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस। क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस। और जो हमारा मिनिमम वैल्यू इंटेंसिटी दिखाता है उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस। क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव में आपका क्या होता है, ब्राइट ब्राइट फ्रिंजेस, और क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव में होता है हमारा डार्क फ्रिंजेस। क्या होता है, डार्क फ्रिंजेस, जो आपको ऐसे मिल जाएगा देखने पे। देखो ये मान लो ब्राइट है, बीच वाला डार्क है, फिर ये ब्राइट है, फिर ये डार्क है, ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क। इज इट क्लियर, समझ रहे हो। यानी इस तरह का फ्रिंज हमको मिलेगा जब कोई वेव फ्रंट आगे से जाता है और इंटरफेरेंस करता है। तो समझ में आ गया, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी कभी क्या होगी, सुपर इम्पोज करने पे। सुपर इम्पोज का मतलब क्या हुआ, अगर इस वेव फ्रंट को इसके ऊपर ला दें हम, तो जाहिर सी बात है इससे पाई बाई टू क्या होगा, ये अधिक होगा, है कि नहीं, पाई बाई टू अधिक होगा ना। आप इसको इस पे शिफ्ट करके देखो, इस पे शिफ्ट करोगे, ये वाला पॉइंट इस पे आ गया, यानी पाई बाई टू ये अधिक है। समझ रहे हो, इसका जो काउंटिंग है पाई बाई टू से शुरू होगा। यानी सुपर इम्पोज करने पे कुछ पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा और कुछ पॉइंट पे ये मिनिमम वैल्यू देगा, मतलब सेम नहीं रहेगा। ठीक है, वही मैक्सिमम वैल्यू को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस, और जो मिनिमम इंटेंसिटी दिखाता है उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक, अब इसी के साथ एक और पॉइंट आएगा, वो भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, व्हेन द वेव when the wave of same frequency and travel in same direction ठीक है, at constant amplitude in at a constant intensity लिखो, at constant amplitude which
is distributed non-uniformly, ठीक है, and this non-uniform superposition of light wave or light is known as, क्या कहते हैं इसको, इंटरफियरेंस। क्या कहेंगे इसको, इंटरफियरेंस। ठीक है, उम्मीद है हिंदी वाले बच्चों को भी समझ में आया होगा और इंग्लिश वाले बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे ही हम लिखेंगे। यार सेलेक्ट भी नहीं हो रहा। ओके, एक काम करते, रुको, यहीं पे लिख लो, नीचे लिख लो। इट गिव्स sometime maximum intensity and sometime minimum intensity। ठीक है, क्लियर है यहां तक। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा ये, कंस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस and the minimum is called destructive, क्या हो जाएगा, destructive fringes। क्लियर। आप यहां पे एक चीज ऐसे डाल सकते हो, कंस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस मतलब क्या हो गया, ब्राइट, और डिस्ट्रक्टिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्राइट फ्रिंजेस, और ये हो जाएगा डार्क फ्रिंजेस। क्या हो जाएगा, डार्क फ्रिंजेस। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है। अब एक चीज देखो, ध्यान से देखना कि ये तो हो गया, मान लो कि हमने यहाँ पे फिगर बना दिया, मान लो कि व्हाइट ले लो, ये हो गया हमारा। मैं ये फ्रिंज आपको ऐसे ही बना रही हूँ, ठीक है। अब ऐसे मत समझना कि ऐसे ही होता होगा, बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा आपको, लेकिन ऐसे ही होता नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ब्राइट फ्रिंजेस। क्या कहेंगे, ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, देखो तो,
इसको कहेंगे डार्क फ्रिंजेस। क्या कहेंगे? डार्क फ्रिंजेस। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब बात सुनो, ध्यान से सुनना। अब मैं बात करूंगी फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की। किसकी बात करूंगी? फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की। देखो एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है, मैं बता रही हूँ। तो एग्जाम में आपको जो भी क्वेश्चन पूछेगा, वो जहां से भी पूछेगा, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दूंगी, ठीक है। इसका एक लास्ट टॉपिक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपका 7.5 नंबर, या अगर मतलब आपका एग्जाम जो हो रहा है डिस्क्रिप्टिव हो रहा है तो की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये है माइकलसन फेवरी पेरोट, ठीक है। और एक और होगा डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। भाई पेज इतने हैं, एक सेकेंड रुको जरा, मुझे देखने दो। ये लास्ट टॉपिक तो नहीं होना चाहिए, कुछ और भी था। हम्म। ओके, इसी में आता है, देखो इंटरफेरोमीटर माइकलसन एंड फेवरी पेरोट। इसके बाद एक और टॉपिक है जो यहाँ पे छूट गया है, ठीक है, उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगी। वो आपके लॉन्ग आंसर में आता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप उसको देख लेंगे एक बार, तो उसको देख लिया जाएगा। देखो इसमें आ जाएगा आपका, जैसे कि इंटरफेरोमीटर माइकलसन एंड फेवरी पेरोट, ये आपका जानते हो क्या है? ये आपका डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का हिस्सा है। क्या है? डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। वेव फ्रंट का ये लास्ट टॉपिक है, जिसमें 4 टॉपिक आते हैं, उसमें से ये लास्ट टॉपिक है, चौथा है, ठीक है, फोर्थ, ठीक है। तो एक और इसके बाद टॉपिक आएगा, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक। तो ये वाला चीज आपको इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से यूनिट से मैं आपको बता दूंगी क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका यंग्स डबल स्लिट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा चलो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस समझते हैं। ध्यान देना, ये फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस क्या होता है। अगर मान लो कोई वेव है या कोई लाइट है, ठीक है, वो ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है भाई, एंड सो ऑन, बहुत ज्यादा भी जा सकता है, ठीक है, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, और ये क्या हो गया, 4 पाई। इज इट क्लियर? अब मैं अभी इसको बात करूं कि ये चीज समझना। एक और ले लेते हैं, ठीक है, एक और लेते हैं हम लोग। एक सेकंड रुको। एक साथ 3 वेव लेके एग्जाम्पल में समझाएंगे, ठीक है। पहले ये वाला वेव देखो, ठीक, फिर ये दूसरा वेव देखो,
और फिर ये तीसरा वेव देखना, ठीक है। अब ये बोलोगे मैम तीसरा और पहला तो सेम है, ठीक है, सब्र करो मैं बताती हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0 पाई, ये जो स्टार्ट होगा ये स्टार्ट होगा 2 पाई से, कहाँ से स्टार्ट होगा 2 पाई से, और ये क्या हो जाएगा हमारा 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन कर लो, ठीक है। पाई 2 पाई 3 पाई और ये हो गया 4 पाई। इसको स्टार्ट कर लो आप लोग पाई बाई 2 से, ये क्या हो गया हमारा पाई बाई 2, ये क्या हो गया हमारा पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई और ये चलो सो ऑन, ठीक है। अब बात समझना है यहाँ पे फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहले समझो कि फेज डिफरेंस का मतलब होता है कालांतर, क्या होता है कालांतर, यानी चेंज इन एंगल, जो एंगल का डिफरेंस होता है उसको कहते हैं हम फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस यानी चेंज इन वेवलेंथ, डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ, समझ रहे हो, उसको कहते हैं हम पाथ डिफरेंस। क्या कहते हैं उसको पाथ डिफरेंस, ध्यान से समझना। अभी यहाँ पे देखो ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया 3 पाई बाई 2, ये हो गया 4 पाई बाई 5 पाई बाई 2, ये क्या हो गया 5 पाई बाई 7 पाई बाई, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, और ये क्या हो गया 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2, ये सारा ये पॉइंट है बीच वाला क्रस्ट का पॉइंट है। ये क्रस्ट समझ रहे हो ना, जो ये हाइट पे ऊपर माउंटेन जैसा दिख रहा है ना, इसको कहते हैं क्रस्ट। जब नीचे आता है तो उसको क्या कहते हैं ट्रफ, क्या कहते हैं ट्रफ। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जो आएगा ये आएगा 5 बाई पाई बाई 2, ओके, ये हो गया 7 पाई बाई 2, ठीक है, एंड सो ऑन कर सकते हो आप, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पे देखूं पहले और ये फर्स्ट और थर्ड में अगर मैं तुलना करूं, मतलब इसका कंपैरिजन करो, तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या होगा 2 पाई, ये देखो ये 2 पाई से स्टार्ट है, ठीक है। और हमको पता है कि जब हम इसको, एक मिनट रुको तो कुछ तो मिस्टेक है। एक चीज देखो, जब भी वेव निकाले ये नीचे तक जाएगा, ठीक है, तब ये ऊपर आएगा। सारा फिगर गलत हो गया, एक सेकंड रुको, एक और चीज लिख बना लो तब ये समझ में आएगा ज्यादा। नीचे ले जाओ ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ ऊपर ले जाओ, नीचे, ठीक है। आप समझ में आ रहा है, ये नीचे ऊपर जा रहा है, ठीक है। 0 पाई 2 पाई 3 पाई और ये हो गया 4 पाई, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 2, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 और ये हो जाएगा हमारा 5 पाई बाई 2 और ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा बताओ तो 7 पाई बाई, ये हो जाएगा 7 पाई बाई 2 9 पाई बाई, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ले लो 2 पाई, ये हो गया हमारा 5 पाई बाई 2, ये हो गया हमारा कितना हो जाएगा 3 पाई और इसको ले लो 7 पाई बाई 2 और ये हो गया हमारा 4 पाई और इसको लोगे तो ये हो जाएगा 9 पाई बाई 2। अब देखो बात समझो, यहाँ पे अगर इन दोनों को एक दूसरे पे रखें तो हमको ये पता है कि यहाँ से लेके 2 पाई तक जो है ये चीज, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लैम्डा। क्या कहेंगे लैम्डा, ठीक है। लैम्डा यानी वेवलेंथ, क्या हो गया लैम्डा यानी वेवलेंथ, समझ रहे हो। यहां से अगर 2 पाई में एक लैम्डा है तो यानी हम क्या कह सकते हैं, ये तो 2 पाई से स्टार्ट है भाई, 0 से 2 पाई तक अगर हम गए हैं मतलब एंगल हमने बदला है 0 से 2 पाई तक का, तो हमको क्या मिला है एक वेवलेंथ मिला है यानी लैम्डा मिला है, ठीक है, एक बार वेवलेंथ। अगर मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब अगर इन दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया जाए तो ये 2 पाई जो है इससे क्या होगा ज्यादा होगा भाई, 2 पाई इससे ज्यादा है कि नहीं, एक लैम्डा ज्यादा है ना। तो इसको क्या कहते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है, एक लैम्डा का।
किस एंगल पे, सॉरी पाथ डिफरेंस एक लैम्डा का किस फेज डिफरेंस पे, फेज हमारा हो जाएगा 2 पाई, कितना हो जाएगा 2 पाई, समझ में आया, 2 पाई माइनस 0 यानी 2 पाई, और पाथ डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा, क्या हो जाएगा लैम्डा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एट 2 पाई वी हैव द वेवलेंथ लैम्डा, क्या हो गया लैम्डा हो गया। अब अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा बताओ तो, फेज डिफरेंस ये हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, ये कब होगा एट एक्स, ठीक है, एक्स पे ये पाथ डिफरेंस जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई लैम्डा इंटू एक्स, ठीक है, ये आप फॉर्मूला याद रखोगे। तो पाथ डिफरेंस समझ में आ गया आपको, फेज डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। अब समझो कोहेरेंट और इनकोहेरेंट लाइट सोर्स, ठीक है, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है और इनकोहेरेंट सोर्स क्या होता है, ठीक है, इसको भी पढ़ते हैं। ठीक है, एक काम कर लो जरा, इस फिगर को भी थोड़ा सा सही करो। इस फिगर को भी सही करो। इसको आप क्या लिख सकते हो, ये तो ऐसे ही गड़बड़ दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, इसको कर लो, 7 पाई बाई 2, ये हो गया पाई 2 पाई और ये हो गया 3 पाई, ठीक है, ओके 3 to 5 पाई 2 पाई 3 to 5 और ये हो गया 3 पाई, 5 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई, 2 पाई यहाँ है, 3 पाई यहाँ है और ये हो गया 4 पाई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं कोहेरेंट सोर्स पे। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, इसको समझने से पहले थोड़ा ये देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने पार्ट ए देख लिया होगा कि कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। ये जो आपको पेज दिख रहा है आप जानते ही होंगे पहले से ही, ठीक है, ये सारथी बैच है जहाँ पे आप पूरे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अब तो आपका एग्जाम भी नज़दीक आ गया है, तो अगर अभी तक आपने नहीं बैच ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, थियरी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्लास नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको एमसीक्यूज भी कराए जाते हैं तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। आपको सारे जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी सिलेबस है, वो सारे आपको ऐप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप जाके तुरंत ज्वाइन कर लेना, ठीक। तो उम्मीद है आप सारे लेक्चर देख रहे होंगे और सारा पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो चलो हम फिर से अपने वापस टॉपिक पे चलते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज। अच्छा, अगर किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो व्हाट्सएप नीचे लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लिंक को
क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, ठीक है। बेसिक थर्ड सेमेस्टर के व्हाट्सएप ग्रुप से, जहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाते हैं, ठीक है। कोहेरेंट सोर्स, जब कोई लाइट सोर्स, ठीक है, इमिट करती है उस वेवलेंथ को जो सेम वेवलेंथ हो, सेम फेज डिफरेंस रखे एट अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, एट अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस पे किसी लाइट को इमिट करना, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वो लाइट सोर्स क्या कहलाती है? कोहेरेंट लाइट सोर्स, ठीक है। और इनकोहेरेंट लाइट सोर्स क्या कहलाती है? जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है, जिनका एम्पलीट्यूड अलग हो, डिफरेंट वेवलेंथ अलग हो, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी एक नहीं हो, उनको इमिट करती है, तो उनको क्या कहते हैं हम? इनकोहेरेंट सोर्स, इनकोहेरेंट लाइट सोर्सेज, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा इनकोहेरेंट सोर्स। लाइट सोर्स भी लिख सकते हो आप, ठीक है, इनकोहेरेंट लाइट सोर्स और कोहेरेंट, ठीक है। एक चीज समझो, अच्छा, जो हमारा डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट आता है उसमें क्या क्या आता है ये देख लो। एक तो आता है आपका यंग्स डबल स्लिट आता है, फैब्री पेरोट आता है, ठीक है, और आपका ये क्या कहते हैं, लाइलॉट्स एक्सपेरिमेंट्स आता है, ठीक है। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हमको पढ़े हैं, ठीक है। इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी जो बेसिक है उसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। क्या आता है? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इसमें क्या आता है? न्यूटन रिंग्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? माइकलसन, ठीक है, ये भी है। माइकलसन हो गया, न्यूटन रिंग्स हो गया, ठीक है। तो ये दो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में आते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अभी आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब एक चीज देखते हैं हम, ये कोहेरेंट सोर्सेज आपके सिलेबस में नहीं है, बस हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब देखो इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई वेव है, ठीक है, वो वेव क्या है, उसको मान लेते हैं एक है ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ठीक है। इसको लिख लो ए वन और इसको लिख लो ए टू, ठीक है। यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया? अगर हम इन दोनों को क्या कर दे? ऐड कर दे, ठीक है। तो ऐड करने के बाद देखो क्या होता है, ए1 साइन ओमेगा टी, ये y1 के बराबर है और ये y2 के बराबर है, और हमको y निकालना है, ठीक है। ऐसे समझो, y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2। क्या होता है? y1 प्लस y2, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2। y1 इज इक्वल टू दे दिया हमारा a साइन ओमेगा टी, और y2 इज इक्वल टू दे दिया a2 साइन ओमेगा टी, और एक एंगल चेंज होने के बाद यानी वो एंगल मान लेते हैं डेल्टा। क्या मान लेते हैं? डेल्टा। इज इट क्लियर? चूंकि फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था? y1 इज प्लस y2, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा बताओ तो? y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? अब एक चीज देखो, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? एक्सपेंड करो जरा, इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हो? साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही होता है ना। तो ये क्या हो गया? a2 साइन
ओमेगा टी इंटू कॉस डेल्टा प्लस साइन डेल्टा इंटू ये हो जाएगा हमारा कॉस ओमेगा टी। क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, इसको जरा ब्रैकेट खोले हम लोग। A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस डेल्टा प्लस A2 इसमें भी आ जाएगा, ठीक है, A2 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा ना, A2 साइन डेल्टा इंटू ये क्रॉनिकल डेल्टा है इंटू कॉस ओमेगा। ठीक है, इसमें से कॉमन ले लो, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। जब कॉमन लोगे तो बचेगा A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा और प्लस A2 यहाँ पे बच जाएगा साइन डेल्टा इंटू कॉस ओमेगा टी। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अब एक काम करो तो जरा, यहाँ तक आपको क्लियर है ना कि ये जो यंग्स डबल स्लिट जो मतलब ये एक्सपेरिमेंट है, इंटरफियरेंस हम निकाल रहे हैं, y की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब जरा सा हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या मानेंगे कि हम सबसे पहले ले लेंगे a साइन ओमेगा टी और ले लेंगे एक A1 साइन ओमेगा टी और A2 साइन ओमेगा टी। ठीक है, a साइन ओमेगा टी और सॉरी ए लिख लो कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी ना लिख लो, थीटा लिख लो, थीटा लिख लो तो ठीक है। इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा। ठीक है, और कॉस थीटा की जो वैल्यू ले लो, एक सेकेंड रुको, तो ऐसे ना लो, इसको ले लो A1 प्लस A2। ये कैसे हम ले रहे हैं देखो, ये साइन ओमेगा टी हो गया, ठीक है, इसके साथ ये कॉस डेल्टा के बराबर यानी कॉस थीटा ले रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा देखो इसमें साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, तो इसमें हमको मानना है कॉस थीटा दिया हुआ, साइन थीटा मानना है, तो A2 साइन डेल्टा लेंगे। क्या लेंगे? A2 साइन डेल्टा। ठीक है, A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा और इसको ले लो A2 साइन डेल्टा। क्या ले लो? A2 साइन डेल्टा। इज इट क्लियर? इसको इक्वेशन मान लो सेकेंड और इसको इक्वेशन मान लो थर्ड। क्लियर है ना? अब दोनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड कर दो स्क्वायर करके। ठीक, अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखो क्या हो गया, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू पहले का स्क्वायर और फिर दूसरे का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर होगा ना साथ साथ। एक सेकेंड रुको, उसके बाद क्या है हमारा A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 इंटू कॉस डेल्टा। ठीक है, एक चीज करो, इन दोनों का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा? होल स्क्वायर A2 साइन डेल्टा। ठीक है, इसका पूरा स्क्वायर ले लो, ये हो गया A स्क्वायर इंटू 1। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये हो गया। इसको एक्सपेंड करो A प्लस बी के होल स्क्वायर में, A स्क्वायर यानी A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस इसको करो, ये क्या हो गया? A1 प्लस A2 का कॉस डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, 2A1 A2 साइन डेल्टा इंटू A1 प्लस A2 इंटू कॉस डेल्टा। ठीक है,
इसको एक साथ लिख लो। क्लियर है? इसको करो। ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, आवाज आ रही है ना? ओके। प्लस इसको फिर से एक्सपेंड करो, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस 2A1 इंटू A2 और ये हो गया कॉस डेल्टा। ठीक है, इसको करो एक बार। प्लस 2A1 इंटू A2 साइन डेल्टा, ओके, प्लस 2A2 कॉस डेल्टा। ठीक है, आप इसको अलग अलग भी कर सकते थे और एक साथ भी कर सकते थे। ठीक है, हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ये स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड रुको, मैं ऐसे ही कर देती हूँ। ये स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, इसको इरेज कर दो यहाँ से, इसको इरेज कर दो। ठीक है, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा। अब ये क्या हो गया? ए स्क्वायर इजक्वल्स टू, ये बताओ ये दोनों और ये दोनों, अगर मैं इसमें से A2 स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा? साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, प्लस ये क्या हो जाएगा? A1 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 कॉस डेल्टा बचेगा ना? ये कितना हो गया? ए स्क्वायर इजक्वल्स टू, ये कितना हो गया? A2 का स्क्वायर इंटू 1 हो गया प्लस A1 का स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 कॉस डेल्टा। ठीक है, इसको हम यहीं पे लिख रहे हैं। देखो ए बराबर क्या हो जाएगा? रूट में लिख लेना, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 कॉस डेल्टा। ठीक है, ये आपका जो है एम्पलीट्यूड है। क्या है आपका? एम्पलीट्यूड। समझेगा? वो y की वैल्यू थी और ये क्या हो गया हमारा? a की वैल्यू। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखवाएंगे। इसी चीज़ को, इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट जो लिखना है हम लिखवा देंगे। ठीक है, जो आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।